हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आज इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझेंगे और इस पर बेस्ड एमसीक्यूज भी मैं साथ साथ आपको समझाती चलूंगी कि कैसे किस टॉपिक से एमसीक्यूज प्रोड्यूस होते हैं। सो लेट मी क्विकली बिगिन विद द टॉपिक व्हिच इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग। और ये एक बहुत ही इजी येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको आज के वीडियो में समझना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगर हम किसी भी दो ह्यूमन बीइंग को कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। इंडिविजुअली दे आर वेरी यूनिक बट दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस विद ईच अदर। और वो डिफरेंसेस बहुत सारे बेसिस पर हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला डिफरेंस हो जाता है उनको जब हम देखते हैं तो उनके जेंडर का डिफरेंस हो सकता है। हम किसी गर्ल को गर्ल से कंपेयर करें, बॉय को बॉय से कंपेयर करें या फिर गर्ल और बॉय को कंपेयर करें, तो जेंडर कैन बी अ बेस जिसके बेसिस पर वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। इसके अलावा अगर हम सिमिलर जेंडर को कंपेयर करें तो दे आर डिफरेंट ऑन देयर लुक्स। लुक्स में भी स्पेसिफिकली चले जाएं तो उनकी आईज, उनका स्ट्रक्चर, उनकी स्माइल, उनका फेस, बॉडी शेप, वेट, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर, फिजिकल फीचर्स जो कि डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। साइकोलॉजिकल वे में चले जाएं तो उनका इंटेलिजेंस, उनके सोचने समझने का तरीका, द पावर ऑफ परसीविंग, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड लॉट मेनी थिंग्स आर देयर जिनके बेसिस पर वो एक दूसरे से हमें डिफरेंट मिलेंगे। तो ये जो डिफरेंसेस हैं कि एक पर्सन कम इंटेलिजेंट है, दूसरा पर्सन ज्यादा इंटेलिजेंट है। एक पर्सन की पर्सनालिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो इंट्रोवर्ट है, दूसरा एक्सट्रोवर्ट है। यहाँ हम अच्छा या बुरा नहीं कंपेयर कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अच्छा है या बुरा है। इट इज अबाउट द वेरिएशन इन देयर पर्सनैलिटी, इट इज अबाउट द वेरिएशन विच दे हैव बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि जो दो लोग हैं उनके अंदर हम डिफरेंस देखते हैं। कोई भी चीज, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हमेशा कोई एक चीज ज्यादा ही होती है और दूसरी चीज उसके रिस्पेक्ट में कम हो जाती है। तो यही डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर हम मैथमेटिकल वे में देखें तो डिफरेंस क्या होता है? दो चीजों के बीच का गैप, राइट? तो वही चीज हम साइकोलॉजी में भी इंडिविजुअल डिफरेंस की तरह से समझते हैं कि दो लोगों के बीच में जो गैप होता है वही इंडिविजुअल डिफरेंस है। जब हम कहते हैं कि एक बच्चे के 90% मार्क्स आए हैं और दूसरे के 85% आए हैं, तो वो 85% आपको कम क्यों लग रहा है? क्योंकि आप उसको 90% से कंपेयर कर रहे हैं। वरना ये भी हो सकता है कि कोई तीसरा बच्चा हो जिसके 72% मार्क्स हो, तो 72% और 85% का भी तो गैप हो जाएगा, तो वहां पर 85% ज्यादा हो जाएगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यही होते हैं कि हर पर्सन अपने आप में बहुत यूनिक होता है और यूनिक होने के बावजूद वो किसी से ज्यादा या किसी से कम हो सकता है। ज्यादा या कम होने के बीच में जो गैप होता है वही गैप कहलाता है इंडिविजुअल डिफरेंस। ये टर्म साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि एज अ टीचर, जब आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे या आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो भी एज अ ह्यूमन बीइंग भी रियल लाइफ में भी आप इस टर्म को जब समझते हैं तो एक्चुअली आप उस तरह से बिहेव कर पाते हैं। आप इसको इस तरह से अज्यूम करिए कि क्लास में एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल है और कोई दूसरा बच्चा है या और भी बच्चे हैं जो आप इजीली हैंडल कर लेते हैं। तो जो बच्चा थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल है, हमें उसको ज्यादा पैम्पर और केयर करना पड़ता है, ज्यादा थोड़ा अच्छे से उसको प्यार से डील करना पड़ता है। तो हमारी डीलिंग क्यों हो जाती है ऐसी कि हम उस बच्चे को इतना प्यार से डील करें? बिकॉज उसकी वो रिक्वायरमेंट है, उसकी वो नीड है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंस। वो गैप जो दूसरे बच्चे से कम है, आप समझ पा रहे होंगे कि एक बच्चे की जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है, दूसरे की इमोशनल स्टेबिलिटी कम है। तो हमें उसको क्या बनाना है? हमें उसको भी इमोशनल स्टेबल बनाना है। तो ये जो गैप है ना, जो यहाँ से जो गैप आ रहा है, इस गैप को हम पूरा करेंगे तब जब हमें इंडिविजुअल डिफरेंस की समझ होगी। अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक बच्चा अगर इमोशनली वीक है और हम उसको और ज्यादा डांट रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाएगी, उसका जो ग्राफ है वो नीचे जाने लग जाएगा। और एज अ टीचर हमें ऐसा नहीं होने देना है। इसीलिए टीचिंग की फील्ड में इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बीएड में तो ये टॉपिक है, ये बुक है पूरी, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। और जब आप ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या पीजी में भी पढ़ते हैं, उसके बाद आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ना केवल बच्चों को बल्कि आप दुनिया में सभी लोगों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से ट्रीट करने लगते हैं। तो साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितने टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम बहुत सारे ग्राउंड्स पर, बहुत सारे बेसिस पे देखते हैं। तो जितने भी आप ग्राउंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, बेसिकली वो सब ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप हैं। बहुत सारे हैं बट हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मार्क करने की, जिससे आपको हम समझा सकें कि इंडिविजुअल डिफरेंस के
डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबसे पहले तो आपके फिजिकल अपीयरेंसेस के बेसिस पे हो सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। अब फिजिकल का मतलब ये हो गया फिजिकल अपीयरेंस हो गया, या फिर फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, फिजिकली जैसा भी पर्सन है उसमें उसकी हाइट, वेट, राइट, और भी जितने भी फिजिकल फीचर्स होते हैं वो सारे ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो एक बार में फिजिकल लिख देने का मतलब हो गया कि जितना कुछ भी हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में चीजें होती हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, और लोग उसके बेसिस पर इंडिविजुअली वेरी करेंगे। ठीक, अब हम फिजिकल से एसोसिएटेड एक दूसरी टर्म है जिसको ले रहे हैं, दैट इज मोटर एबिलिटी। मोटर एबिलिटी का मतलब होता है कि हर बच्चे की अपनी एक फिजिकल एफिशिएंसी होती है। हर बच्चा, देखिए आप एक ही उम्र के दो बच्चों को एक वेट उठाने को दीजिए तो एक बच्चा हो सकता है इजीली उठा ले और दूसरा ना उठा पाए, दिस इज द पॉसिबिलिटी अगेन। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल स्टैमिना, द मोटर एबिलिटी विच दे हैव टू परफॉर्म एनी टास्क। यही मोटर एबिलिटी होती है जिसकी वजह से बच्चे किसी फिजिकल एक्टिविटी को कोई जल्दी सीख लेता है तो कोई देर से सीखता है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस may be based on the motor abilities. So different children have different motor abilities. In fact, every child has a unique motor ability function. So this can be the next one. अगर हम साइकोलॉजिकल आ जाएं तो ये तो बहुत बड़ा फील्ड है, फिर भी कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हम कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात करते हैं। अभी हमने मोटर एबिलिटी की बात करी तो ये फिजिकल फॉर्म में थी, तो कॉग्निटिव एबिलिटीज हमारी क्या होती हैं? कॉग्निटिव एबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, थिंकिंग का पैटर्न हर किसी का अलग होता है, परसीविंग, बात को समझने का पैटर्न अलग होता है। इसके अलावा द वे दे डिफरेंशिएट द थिंग्स, जो कुछ भी हम अपने माइंड से एक्शंस परफॉर्म करते हैं, हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है एक्शंस, डिफरेंट एक्शंस, वो सारी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं। सोचना, समझना, सुनना, परसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, रिएक्टिंग, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटीज, जिसके बेसिस पर हम कोई जजमेंट करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं। सो कॉग्निटिव एबिलिटीज हो सकती हैं। इसी तरीके से इमोशनल एबिलिटीज हो सकती हैं, मैनेजिंग इमोशंस, इमोशंस एबिलिटी, इमोशनल, आई शुड राइट, इमोशनल एबिलिटीज क्या होंगी? मैनेजिंग डिफरेंट इमोशंस, शोइंग एंगर, तो ये भी हमारी एक टाइप हो सकती है इमोशनल एबिलिटीज। कि बच्चा जो होता है वो इमोशनल तरीके से भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कुछ बच्चे आपको छोटी उम्र में ही बहुत मेच्योर दिखेंगे, तो कुछ बड़े होने के बाद भी उनका जो बिहेवियर है डिफरेंट होता है। तो इस बेसिस पर भी वो वेरी करते हैं, यानी ये भी उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का गैप बनेंगे। वही अगेन द पिक्चर आई एम ट्राइंग टू मेक इन योर माइंड इज दैट कि एक बच्चा अगर इस स्केल पर है और दूसरा बच्चा इस स्केल पर है, तो ये जो डिफरेंस है ना, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यही वो इंडिविजुअल डिफरेंस है कि ये बच्चा इतने डिफरेंसेस से आगे है और ये बच्चा इतने डिफरेंसेस से पीछे है। सो दैट इज हाउ वी से कि दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। अगेन कमिंग टू दिस पार्ट, फिजिकल हो गया, मोटर हो गया, कॉग्निटिव एबिलिटीज हो गई, इमोशनल एबिलिटीज भी हो गई। इसके अलावा सोशल एबिलिटीज होती हैं बच्चे की। सोशली वे में हम एक डिजायर्ड बिहेवियर होता है जो हम चाहते हैं बच्चे से कि वो करे, तो हम लिख सकते हैं सोशल एबिलिटीज। देखिए, ये मैं बहुत ब्रॉड टर्म्स लिख रही हूँ, इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इनके अंदर ही बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अगर हम सेपरेट लिखें और इनको स्प्लिट कर सकते हैं तो बहुत सारी टर्म्स हमारे पास बन सकती हैं। जस्ट इन केस आप डिस्क्रिप्टिव में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लिख रहे हैं तो आप डेफिनेटली और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं और ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं। डिफरेंट सोशल एबिलिटीज होती हैं जो हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, जिसमें मैनर्स हो गए, एटिकेट्स हो गए, सोशल वे में बिहेव करना, पीयर्स के बीच में कैसे बिहेव करना, टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये सारी चीजें आती हैं। तो वो सोशल एबिलिटीज भी हो गई। एक मेन पॉइंट है जिसको हम मिस नहीं कर सकते, विच इज जेंडर। भाई बायोलॉजिकली हम कैसे कह सकते हैं, बायोलॉजिकली भी तो हमारे बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, तो जो भी जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं उस हिसाब से हम वैसे ग्रो होते हैं। तो जेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप एक लड़के को एक लड़की को बराबर नहीं कह सकते, पर आप किसी लड़की को या लड़के को कम या ज्यादा भी नहीं कह सकते। दे हैव देयर ओन एबिलिटीज एंड ऑल दीज थिंग्स, बट दे आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, द फैक्ट इज दैट। सो जेंडर इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम मिस नहीं कर सकते, कि जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द जेंडर। क्योंकि जेंडर की वजह से क्या होता है, इंटरेस्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट को चाहे तो हम अलग भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो एक नेक्स्ट पॉइंट और क्रिएट कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, राइट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, सो मेनी थिंग्स आर देयर जिनके बेसिस पर हम पर्सनैलिटी लिख दिया हमने, वैल्यूज हो गया। जितना मैं आपको आगे बताती जाऊंगी उतने ही आगे
और पॉइंट्स निकल के आते जाएंगे, तो दिस द लिस्ट इज नेवर एंडिंग। चलिए लिख ही लेते हैं, कम से कम 10 पॉइंट्स तो कर ही लेते हैं, बेस्ड ऑन द वैल्यूज, मॉरल्स एटसेट्रा, ये सब एक ही बात होती है वैसे। तो इस तरीके से अभी आपने देखा हमने 10 पॉइंट्स बना दिए कि दिस आर द टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लेकिन अगर अभी आपके भी माइंड में कोई और पॉइंट आ रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस का टाइप क्या होता है, देन प्लीज राइट इन द कमेंट्स सो दैट अदर्स विल रीड इट एंड दे विल आल्सो गेट टू नो। मे बी कोई पॉइंट ऐसा है जो आपके माइंड में आएगा, तो आपका फेलो फ्रेंड जब इन वीडियो को देखेंगे तो दे विल बी आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो इस तरीके से हम बहुत सारे टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉजेस क्या हो सकते हैं। ये सब तो टाइप्स हो गए, ग्राउंड्स हो गए, जिनके बेसिस पर हम कंपेयर करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हेरिडिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वेयर शुड आई राइट इट? आई नीड टू जस्ट क्लीन अ बिट फॉर यू। हम बात करने वाले हैं अब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो बेसिक कॉजेज हैं। सो व्हाट आर द कॉजेज? कॉजेज में हम सबसे पहले तो लिख सकते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से दो लोग आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। भाई आपने जो जीन्स अपने पेरेंट्स से लिए हैं, आप उसके हिसाब से ग्रो होंगे, आपकी ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट वैसे ही होगा, तो आप डिफरेंट हो जाएंगे दूसरे से। तो हेरिडिटी इज वन ऑफ द रीजन। अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट, जब हेरिडिटी की बात होती है और एनवायरमेंट का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब होता है कि किस एनवायरमेंट में बच्चा ग्रो हो रहा है, उसका इम्पैक्ट उस पर जरूर आएगा। एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे एक ही जैसा एनवायरमेंट मिलने के बावजूद भी एक जैसे नहीं रहते। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। भाई दे आर नॉट बोर्न इन द सेम टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम में होते हैं। ट्विंस भी होते हैं ना, तो ट्विंस भी एक दूसरे की जीरोक्स नहीं होते हैं। अब जो हम मूवीज में देखते हैं कि वो दो ट्विंस बिल्कुल एक जैसे होते हैं, वैसा नहीं होता है। रियल लाइफ में अपने ट्विंस देखे ही होंगे, तो कुछ तो फर्क होता है। भाई सिमिलर तो वो होते हैं बट सेम नहीं होते, एग्जैक्टली एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं होते, क्योंकि देर आर अदर रीजंस एज वेल। तो ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट एक दो रीजंस हो गए जिनकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। इसके अलावा एज, सेक्स, ये भी ग्राउंड्स हैं। और एजुकेशन, जिसको जैसी एजुकेशन मिलेगी वैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, राइट? तो ये भी एक रीजन होता है। एज हो गया, सेक्स हो गया, जेंडर, ये सब जो है इसके कॉजेज है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं। अब मैं जो आपको क्वेश्चन समझाने वाली हूँ उनको आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगी, और आप मुझे बताइएगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, आप समझ पाएंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो स्क्रीन पर देखिए आपके जो क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट Option 1, it is not possible to develop the learner's potential in a heterogeneous class. Learners do not share common goals. Making a common curriculum for all learners in a class is impossible. No two learners are alike in their capabilities, interest and talent. जो हमें स्टेटमेंट दिया गया था दैट वाज एवरी लर्नर इज यूनिक, हर बच्चा यूनिक होता है। इसमें आपको कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है? द लास्ट ऑप्शन, दैट इज नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर कैपेबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट। यही मतलब होता है इस चीज का जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंडिविजुअल डिफरेंस को एट्रीब्यूटेड नहीं करता है? सोशल स्टेटस, कॉग्निटिव एबिलिटीज, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, नन ऑफ द अबव। देखिए सोशल स्टेटस की वजह से जो सोशल एबिलिटीज की अभी तक हम बात कर रहे थे वो इसमें इंक्लूडेड है, राइट? उसके अलावा कॉग्निटिव एबिलिटीज तो हमने पढ़ा ही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जनरेट करती हैं। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसकी आपकी इंडिविजुअलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। सो ऑप्शन 3, द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, कि यही है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता, बाकी चीजें इंपैक्ट डालती हैं जैसे हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन इन पर्सनैलिटी अमंग डिफरेंट पीपल आर ड्यू टू व्हाट? लोगों में जो डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं वो क्यों होते हैं? देयर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, हर इंसान नए नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है। सो एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द कॉजेज। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डिफरेंसेस इन देयर हेरिडिटी, हेरिडिटी तो एक कॉज होता ही है, बोथ 1 and 2 और नीदर 1 और नॉर 2। तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है दोनों ही, ऑप्शन ए बी बोथ आर करेक्ट। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Sarla is usually not able to follow the examples given by her science teacher to explain a principle. The teacher tells her, you do not even understand simple things. The teacher is doing what? जब टीचर बच्चे से ऐसा कह रही है कि you do not even understand simple things, तो यहाँ पे क्या चीज क्रिएट हो रही है? She is motivating Sarla,
Humiliating Sarla, using a differentiated method of instruction or understands individual differences in her class. जब आप किसी बच्चे से ऐसा कहते हैं कि आपको तो ये छोटी से छोटी बात भी नहीं समझ में आती, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इसका मतलब आपको भी नहीं पता कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। तभी तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो आपका बच्चा है वो ये चीज नहीं समझ पाया है, और आपको एफर्ट्स करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपको ये समझना होगा कि मेरे बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे उसे कैसे समझाना है, राइट? तो ये इस तरीके का जो स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, टीचर यूज कर रही है, उससे सरला को वो मोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है, और ऐसा कोई डिफरेंशिएटेड मेथड भी यूज नहीं कर रही है जिसकी हेल्प से वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी नहीं समझ रही है। सो क्लियरली शी इज ह्यूमिलिएटिंग सरला. So whenever a teacher does like that, a teacher should never does like that although, but even if a teacher does like that, so that means they do not have an understanding of individual differences. That is why I told you in the beginning that this topic is extremely important, especially for the teachers. Coming to the next question, what should be the role of the teacher in reducing the effects of individual differences? कैसे टीचर जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंट के इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं? द टीचर शुड ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द इंडिविजुअल्स नीड. द टीचर शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एबिलिटीज, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, दोनों में से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. एज यू कैन सी, टीचर को बच्चे की नीड के हिसाब से करिकुलम को फ्रेम करना है. मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जो मैथ्स का सिंपल सम सॉल्व नहीं कर पाता, तो आप उसे कैसे डिवीजन करा देंगे, कैसे उसको बॉडमर्स का रूल पढ़ा देंगे, कैसे उसको फ्रैक्शन पढ़ा देंगे? वो फिर सेंस नहीं बनेगा ना, आप पढ़ा ही नहीं पाएंगे. आपको लगेगा आपने पढ़ा दिया, बट बच्चे ने कुछ भी रिसीव नहीं किया, और जब तक बच्चे ने कुछ रिसीव नहीं किया, द वर्क डन इज जीरो. तो वो होना नहीं चाहिए. सो डेफिनेटली हमें बच्चे को एकेडमिक लेवल पर उसकी नीड के हिसाब से उसके करिकुलम को फ्रेम करना होगा, और साथ ही साथ उसकी इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल इन एबिलिटीज को अंडरस्टैंड करते हुए, उसके पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करते हुए ही उसको टीच करना होगा. इस तरीके से जो इंडिविजुअल डिफरेंस का इफेक्ट है वो रिड्यूस किया जा सकता है. सो क्लियरली बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस केस. तो ये देखिए, हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे कुछ क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस किए हैं. दे वर जस्ट अ सैंपल ड्यूरिंग आवर क्लास, जिसमें मैं आपको समझा रही थी कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं. यू विल गेट अ सेपरेट पीडीएफ ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चंस स्पेशली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तो मिल ही जाएगा. साथ ही साथ पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हम सीटेट के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट ऑल्सो. और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा, और लगा कि इट इज वर्थ गिविंग अ लाइक, देन प्लीज डू वन लाइक फॉर मी. ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. एंड आई विल बी सीइंग यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ योर सिलेबस. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.